नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। महंगाई है या नहीं, अब ये एक राजनीतिक मुद्दा है। सरकार के सांसद ये मानने को तैयार ही नहीं कि महंगाई जैसा कुछ होता है, और अगर होता है तो भारत में भी होता है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसके वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल में जाकर इसे बढ़ाने पर सहमति जता आते हैं, लेकिन उसी पार्टी के सांसद संसद सत्र में इसे मुद्दा बना लेते हैं। तो आम आदमी जाए तो जाए कहां, किसकी बात पर भरोसा करे और कैसे मालूम करे कि भारत में महंगाई है कि नहीं। हम आपकी मदद करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे और उनके मायने भी आपको बताएंगे। तब आप फैसला करिएगा कि महंगाई के मुद्दे पर कौन सही है कौन गलत, और आपके खलीते में जो पैसा आ रहा है वो आखिर जा कहां रहा है, ये बताएंगे आज लल्लन टॉप शो की बड़ी खबर में। उसके अलावा भी कई जरूरी, अच्छी और बुरी खबरें हैं, लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का है। गो फर्स्ट एयरलाइन की एक कार इंडिगो के एक विमान की नाक के नीचे खड़ी है। ये हमने मुहावरे में नहीं कहा, कार वाकई विमान के नोजव्हील से सटी नजर आ रही है। सूत्रों ने दावा किया कि कार और नोजव्हील पास नजर आ रहे, लेकिन उनके बीच संपर्क नहीं हुआ था, यानी टक्कर नहीं हुई। ये उड़ान संख्या 6E 2022 थी, जिसे दिल्ली से पटना जाना था। विमान को नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए उड़ान अपने नियमित समय पर रवाना हो गई। 29 जुलाई को ही लल्लन टॉप ने भारतीय एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर, मतलब आप हवाई जहाज पर चढ़ें तो अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहें या घबराए रहें, इसे लेकर तफसील से एक बुलेटिन किया था। पूरा लल्लन टॉप शो किया था हमारे साथी निखिल ने। हमने आपको बताया था कि किस तरह तकनीकी खराबियों और चूक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जबकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA नोटिस जारी कर चुका है। इन सब के बावजूद चूक का एक और वीडियो, एक और उदाहरण हमारे सामने है। इसमें एक शख्स को यह कहते सुना जा सकता है कि कार चालक नींद में था। घटना के बाद ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, सांस की जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि ड्राइवर नशे में था या नहीं। आगे की जांच DGCA करेगा। ये दिन का वीडियो था। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी जुड़ी है, आपने सही गेस किया, ईडी से। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस समेत दर्जन भर ठिकानों पर छापा मारा। हेराल्ड हाउस नेशनल हेराल्ड के साथ साथ एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का भी पंजीकृत दफ्तर है। दर्शक जानते हैं, एसोसिएट जर्नल्स को यंग इंडियन नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया था। ये कंपनी गांधी परिवार और उनके करीबियों की है और इस सौदे की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस संबंध में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ भी हो चुकी है। जैसे ही छापे की खबर आई, कांग्रेस कार्यकर्ता हेराल्ड हाउस पर प्रदर्शन के लिए भी पहुंच गए। हेराल्ड मामले को अगर आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप लल्लन टॉप शो का वो वाला एपिसोड देखिए, जिसमें हमने विस्तार से इस केस की एक एक बारीकी को आसान भाषा में समझाया था। आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे आपको लगा होगा कि आज शायद पहली सुर्खी होगी आतंकवादी संगठन अल-कायदा के मुखिया अल जवाहिरी का अंत और इसका भारत पर असर। हमारी नज़र बाकायदा इस खबर पर है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जो हमारा शो होता है दुनियादारी, उसमें हमने विस्तार से अल जवाहिरी के खात्मे पर बात की है। आपके सुविधा के लिए उस एपिसोड का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बाकी आप चाहें तो सर्च कर लें, दुनियादारी लेटेस्ट एपिसोड मिल जाएगा आपको। अगली सुर्खी, इसका ताल्लुक नागरिकता संशोधन कानून से है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार कोरोना टीकाकरण पूरा होने के बाद CAA लागू करेगी। अब आप कहेंगे अमित शाह ने यह कहां कहा, हमें कैसे मालूम चला? तो जवाब है शुवेंदु अधिकारी के मार्फत।
दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी से जुड़े शुभेंदु अधिकारी आज संसद भवन में गृह मंत्री से मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि टीकाकरण पूरा होने पर CAA लागू किया जाएगा। सरकार ने कोरोना की तीसरी खुराक को प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया है और अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हो गई थी। आपने नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए, हम लगवा चुके हैं। टीकाकरण का ये चरण दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। संसद ने 11 दिसंबर 2019 को CAA का ये कानून पास किया था और अगले ही दिन इसकी अधिसूचना भी आ गई थी, लेकिन इस कानून के तहत नियम अभी तक नहीं बने हैं। प्रक्रिया यह है कि संसद कानून बनाकर सरकार को देती है। इसके बाद सरकार का संबद्ध मंत्रालय उस कानून की शक्तियों का इस्तेमाल कर नियम बनाता है। जब तक ये काम चलता रहता है तब तक लोकसभा और राज्यसभा में कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से मंत्रालय का संपर्क बना रहता है। मंत्रालय को अगर नियम बनाने में वक्त लग रहा हो तो उसे कमेटी से अनुमति लेनी होती है। काम पूरा होने पर नियमों की अधिसूचना निकाली जाती है, जिसे भारत के राजपत्र यानी गजेट में छापा जाता है। ये काम हुए बिना कानून लागू नहीं हो सकता। जब ये कानून बना था तब इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासतौर पर पूर्वोत्तर में, राजधानी दिल्ली में भी। कोरोना संक्रमण के चलते ये प्रदर्शन थमे थे और कानून भी बैक बर्नर पर चला गया था। अगली सुर्खी पाकिस्तान से है। यहां 1 अगस्त को सेना का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान से कराची के रास्ते में लापता हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की सेना के कई उच्च अधिकारी सवार थे। आज हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। हादसे में पाकिस्तानी सेना की 12वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर अमजद हनीफ सत्ती और 4 अन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई। खासे बड़े अधिकारी थे। बलूचिस्तान में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है और मदद के लिए पाकिस्तान की सेना को लगाया गया है। जिन अधिकारियों की मौत हुई बताया जा रहा है वो इसी काम का जायजा लेने के लिए गए थे। पाकिस्तान में फौजी अधिकारियों की विमान हादसे में मौत, इसका संदिग्ध इतिहास भी रहा है, इसलिए भी ये खबर सुर्खियों में आई। अगली सुर्खी का संबंध मंकी पॉक्स बीमारी से है। आज भारत में मिले कुल मामलों की संख्या 8 हो गई। एक मामला केरल और एक मामला दिल्ली में और सामने आया। दिल्ली में जिस शख्स को मंकी पॉक्स हुआ है वो नाइजीरियाई मूल का है। सरकार ने संसद में बताया है कि भारत में मिले कुल 8 मामलों में से 5 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी विदेश से आया व्यक्ति या विदेश से आए व्यक्ति के संपर्क में व्यक्ति। इसी को हम हिंदी में और विस्तार से कहें तो विदेश यात्रा से संबद्ध व्यक्ति। अगली सुर्खी ये एक दुखद हादसे से जुड़ी है। मध्य प्रदेश की जो संस्कार धानी है जबलपुर, वहाँ का एक शहर, प्रमुख शहर, वहाँ 1 जुलाई को एक निजी अस्पताल में आग लग गई थी। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। 3 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। आज इस मामले में अस्पताल के 4 डायरेक्टर डॉक्टर निशांत गुप्त, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल और डॉक्टर संजय सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जबलपुर पुलिस के मुताबिक ये चारों फरार हैं और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इस अस्पताल की कहानी वही है जो आप आज से पहले कितनी ही बार सुन चुके होंगे। फायर NOC एक्सपायर हो चुकी थी। जिस इमारत में अस्पताल चल रहा था उसके पास बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था। आने जाने का एक ही रास्ता था और वो भी सकरा। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच 1 महीने के भीतर पूरी होगी। लेकिन क्या इस जांच के नतीजे में पूरे देश में चल रहे ऐसे अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होगी? जवाब आप बेहतर जानते हैं। आखिरी सुर्खी ये जुड़ी है मेडल तालिका से। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और इतने ही ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 6वें नंबर पर है। भारत ने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड जीते हैं, जबकि 4था गोल्ड लॉन बॉल्स नाम के खेल में आया। बड़ा दिलचस्प खेल है ये, इसके बारे में जरूर जानिएगा। भारत की लवली चौबे, पिंकी नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 17-10 से मात दी। ये इस खेल के इतिहास में भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल है। ये खेल क्या होता है विस्तार से जानना है, इन खिलाड़ियों के बारे में जानना है। कोई अध्यापक है, कोई सिपाही है, तो आप लल्लन टॉप स्पोर्ट्स हमारा नया चैनल है, उसको ज़रूर फॉलो करिए। इससे टीम इंडिया के लिए हम जानते हैं कि मीराबाई चानू, अचिंता शिवली और जेरमी ललरिनुंगा ने गोल्ड मेडल जीते हैं। सुर्खियों के बाद अब रुख करते हैं दिन की बड़ी खबर का।
एक छोटी सी बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खत लिख रही है। ये कन्नौज की 5 साल की बच्ची कृति दुबे है। खत में लिखती है कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी आपने बहुत महंगाई कर दी, यहाँ तक कि पेंसिल रबर तक महंगी कर दी है, मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूँ? बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें, पहली चीज़ तो दुनिया की किसी भी माँ को अपने बच्चे को पेंसिल मांगने पर नहीं मारना चाहिए। दूसरी कटौतियाँ कर लें खर्च की। सरकारें संवेदनशील हो ना हो, माँओं को तो संवेदनशील पिताओं को ज़रूर होना चाहिए, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, कई लोगों ने कहा जब इस छोटी बच्ची का खत देश में वायरल हुआ कि साहब ये तो प्रायोजित लग रहा है, कैमरे के सामने कौन ऐसी चिट्ठी लिखवाता है। ये चिट्ठी हो सकता है प्रायोजित हो सकता है स्वाभाविक हो, पर आप ईमानदारी से बताइएगा, स्क्रीन के उस पार जो भी ये शो देख रहे हैं, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, क्या देश में महंगाई बढ़ी नहीं है? या क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ विपक्ष का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है? या आपको लगता है कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय वजहों से महंगाई बढ़ी है या कोविड की वजह से? वजह आपके जानिब जो भी हो, पर महंगाई को लेकर आपका क्या रुख है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देश में जो हमारे और आपके जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, लल्लन टॉप पर भी हम आपको लगातार बताते रहते हैं। 1 अगस्त को यानी बीते दिन आखिरकार लोकसभा में इस विषय पर चर्चा हो गई और 2 अगस्त को यानी आज के दिन राज्यसभा में भी महंगाई पर देश के माननीय सांसद चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने हल्ला बोला तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी बचाव में खूब दलीलें आई। एक बयान आया झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का, जो पहले वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आप उनका बयान सुनिए कि सांसद जी 1 अगस्त को लोकसभा में क्या बोले थे, फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप गरीब की किसी थाली को देखिए, और ये सही है शायद आपको वो गरीब की थाली नहीं नजर आती होगी, लेकिन आप मेरे साथ दौरा करें, आप में आए, झारखंड एक गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है, दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर बाजार में हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख लें, आप आटा का दाम देख लें, दूध का दाम देख लें, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें, हमारे देश में गूगल पर नायाब चीजें खोजने की परंपरा है। कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसकी जाति खोजी जाती है, जिले में कोई अधिकारी पहुंचता है तो उसकी जाति पूछी जाती। गूगल पर तो बहुत कुछ खोजा जाता है। मुझे दिलचस्पी है ये जानने में कि क्या किसी ने जयंत सिन्हा किस सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं इसे खोजने की कोशिश की या नहीं। बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। जयंत सिन्हा कहते हैं गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं वस्तुओं से भर गई है। चावल, दाल, सब्जी, दूध कुछ भी महंगा नहीं हुआ है। विपक्ष को इंगित करते हुए कहते हैं आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। हजारीबाग से ही जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा भी सांसद रहे, भाजपा में थे तब वो, अब सरकार के खिलाफ मुखर हैं, लेकिन 2009 में वो बीजेपी से चुनकर आए थे, हिमायत करते थे अपनी पार्टी की, और केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी करते थे मुखालफत। 2011 में लोकसभा में महंगाई पर बोलते हुए तब यशवंत सिन्हा ने विपक्षी नेता होने के नाते जो कहा उस पर गौर करिए। हजारीबाग की जनता की बात रखते हुए उन्होंने कहा था मैं क्या खाऊं, मैं परिवार कैसे चलाऊं, मेरे पास उसे समझाने के लिए कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मैं उसे ये भी नहीं कह सकता कि देश जो 8% की दर से ग्रो कर रहा है तुम उसी ग्रोथ को खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी।
यशवंत सिन्हा विपक्ष में थे, जयंत सिन्हा सत्ता पक्ष में हैं। विपक्ष और सत्ता के सुर हमेशा अलग होते हैं, सो यहां भी हैं। अब जयंत सिन्हा के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हम नहीं जानते, मगर महंगाई है ही नहीं, इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। और वजह को हम विस्तार से बताते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता भले कुछ बोले, लेकिन लिखित में तो सरकार भी मानती है कि पिछले वर्षों की तुलना में महंगाई बढ़ी है। सरकार के ही नेता कहते हैं कि हमने मुफ्त में राशन दे दिया। अब हर किसी को तो राशन फ्री में मिलता नहीं, मगर जिसे मिलता भी है उसे राशन को पकाने के लिए गैस भी चाहिए। तो सबसे पहले हम गैस पर ही आ जाते हैं, बाकी वस्तुओं पर फिर प्रकाश डालेंगे। यूपी के श्रावस्ती से बीएसपी सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने सरकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में हुई वृद्धि पर 3 साल का ब्यौरा मांगा। 28 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित में बताया कि 1 अगस्त 2019 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर 574 रुपये 50 पैसे का था। 12 फरवरी 2020 को दाम बढ़कर 858 रुपये 50 पैसे हो गए। फिर 1 जुलाई 2020 को यह दाम घटकर बड़ी कटौती हुई 594 रुपये का हुआ। 1 जुलाई 2021 को एलपीजी सिलेंडर फिर बढ़कर 834 रुपये 50 पैसे का हुआ। 22 मार्च 2022 को 949 रुपये 50 पैसे का, 7 मई 2022 को 999 रुपये 50 पैसे का, और 10 मई 2022 को इसने वो मैजिक फिगर पार कर लिया, 1003 रुपये का हो गया। 6 जुलाई 2022 को दाम रिकॉर्ड किया गया 1053 रुपये। सनद रहे, ये दाम राजधानी दिल्ली का है। देश के कई दूसरे राज्यों में दाम और भी ज़्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पिछले 3 साल के भीतर एलपीजी सिलेंडर का दाम लगभग दोगुने के बराबर नजर आएगा। यानी सरकार आंकड़ों के जरिए लिखित में साफ बता रही है कि महंगाई बढ़ी है। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा कहते हैं महंगाई कहीं नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम का भी फर्क पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर केंद्र सरकार ने सब्सिडी भी कम कर दी है, जिससे बोझ आम आदमी के कंधे पर पड़ा। इसे लेकर सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर फिर से गौर करते हैं। केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर पर 3 तरह की सब्सिडी देती है। पहली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, जिसको सरकारी भाषा में डीबीटीएल सब्सिडी कहते हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी, जिसको पीएमयूवाई सब्सिडी कहते हैं। और तीसरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी पीएमजीकेपी सब्सिडी, जो 2020-21 यानी कोरोना काल में शुरू हुई थी। इन तीनों के तहत मिलने वाली सब्सिडी का ब्यौरा केरल से सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद डॉक्टर वी शिवदासन ने सरकार से लिखित में मांगा। 1 अगस्त यानी बीते दिन ही इसका भी जवाब पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित में दिया, जिसके मुताबिक, गौर करिए आंकड़े, 20,905 करोड़ रुपए की दी गई। इसी साल उज्ज्वला योजना के तहत 2,559 करोड़ की सब्सिडी दी गई। इन दोनों को मिलाकर उस वित्त वर्ष में बात करें तो कुल 23,464 करोड़ रुपए की सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर पर दी गई। फिर आता है चुनावी साल 2018-19 का वित्त वर्ष। इस बार डायरेक्ट सब्सिडी 31,529 करोड़ और उज्ज्वला की सब्सिडी 5,670 करोड़ दी गई। कुल सब्सिडी हो गई 37,209 करोड़। यानी बीते बरस की तुलना में इस बार सब्सिडी बढ़ गई, लोगों को राहत मिली, और सिलेंडर के दाम भी तब 700 रुपए के आसपास ही रहे। लेकिन चुनावी बरस के अगले वित्त वर्ष से ही सब्सिडी घटना शुरू हो गई। 2019-20 में डायरेक्ट सब्सिडी 22,726 करोड़, उज्ज्वला की सब्सिडी 1,446 करोड़ रुपए, कुल सब्सिडी 24,172 करोड़। न सिर्फ डायरेक्ट सब्सिडी कम हुई, बल्कि गरीबों को मिलने वाली उज्ज्वला सब्सिडी भी 5600 करोड़ से घटकर 1400 करोड़ पर आ गई। इधर सिलेंडर के दाम भी बढ़ने शुरू हो चुके थे। उधर 2020-21 के साल में सब्सिडी और कम हो गई। डायरेक्ट सब्सिडी पिछले साल के 22,000 करोड़ की जगह अब सिर्फ 3,658 करोड़ रह गई और उज्ज्वला की सब्सिडी मात्र 76 करोड़ रुपए ही दी गई। इसकी जगह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8,162 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। फिर भी कुल सब्सिडी 11,896 करोड़ ही रही। आंकड़े उलझा देते हैं, मगर आप उलझिएगा मत। कुल जमा बात यह है कि 2018-19 के चुनावी साल में जो सब्सिडी 31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, वो अब घटकर 11,000 करोड़ के पास पहुंच गई। और फिर आता है वित्त वर्ष 2021-22 का। इस साल कुल सब्सिडी दी गई मात्र 242 करोड़।
उज्ज्वला योजना वाले लोगों को सब्सिडी नहीं मिली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी 0 सब्सिडी दी गई और इस वक्त तक गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए को क्रॉस कर चुके थे। मोटामाटी इन आंकड़ों को समझें तो मिलता यह है कि चुनावी बरस 2018-19 में जिस गैस सिलेंडर पर 31,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही थी, वो 2022 आते आते घटकर सिर्फ 242 करोड़ रुपए रह गया। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में एलपीजी उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि सब्सिडी में गैस की बात हो रही है। करीब 30 करोड़ के लगभग, यानी 30 करोड़ लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें 2020-21 में मिली 242 करोड़ की सब्सिडी को बराबर बांट दिया जाए, एक अंदाजा लगाने के लिए, यानी 242 करोड़ भाग दिया जाए 30 करोड़ का, तो हर व्यक्ति को पिछले साल 8 रुपए की सब्सिडी मिली। जी, 8 रुपए की, महीने की नहीं, साल की। महीने का जोड़ेंगे तो यही प्रति महीना 66 पैसे बैठेगा और इसी 66 पैसे की सब्सिडी के दम पर देश का सामान्य आदमी अपनी ज़रूरत में इधर उधर से कटौती कर 1000 रुपए के करीब का सिलेंडर भराता रहा। और सरकार के नेता, मंत्री, सांसद कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। हम ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि हमने ये औसत निकाला है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सब्सिडी छोड़ चुके हैं। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे आय वर्ग के व्यक्ति को सरकार से ये सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी मुहिम थी, हम सब उससे जुड़े, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो सब्सिडी चाहते हैं लेकिन उन्हें एक भी पैसे की सब्सिडी नहीं मिली। मिडिल क्लास जैसे तैसे सिलेंडर भरा रहा है, पर गरीब आदमी क्या करे? उसके पास कटौती के लिए कुछ हाथ में होना चाहिए। इससे भी जुड़ा एक सवाल राज्यसभा में 1 अगस्त यानी कल ही कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रमोद तिवारी ने पूछा कि क्या यह सच है कि पिछले वित्त वर्ष में 3 करोड़ 59 लाख घरेलू एलपीजी ग्राहकों ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया? जवाब क्या मिला, बताते हैं। थोड़ा यह समझ लीजिए कि ये सब कुछ लिखित में हुआ सवाल जवाब है। सांसद कई सवाल लिखित में पूछते हैं जो संसद की कार्रवाई में टीवी पर नजर नहीं आते, लेकिन ये संसद के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। हमने वहीं से सवाल और उनके जवाबों को प्राप्त किया। लौटते हैं सिलेंडर या टंकी भरवाने की बात पर। तो सिलेंडर रिफिल न कराने वाले सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 30 करोड़ 53 लाख सक्रिय घरेलू ग्राहकों में से 2 करोड़ 11 लाख ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं करवाया। मतलब ये कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे रहे जो एक बार भी 1000 रुपए के करीब का सिलेंडर भरा पाने में असमर्थ रहे। और तो और 2 करोड़ 92 लाख ग्राहक ऐसे रहे जो साल में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरा पाए। आप इसी से आम लोगों की आर्थिक स्थिति का और महंगाई के मुद्दे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। करीब 5 करोड़ लोग या तो सिलेंडर नहीं भरा पाए और भरा पा रहे हैं तो सिर्फ एक बार। और ये सिर्फ उज्ज्वला योजना के आंकड़े नहीं हैं, इसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सामान्य कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब उज्ज्वला योजना की बात भी कर लेते हैं। 2017-18 में उज्ज्वला योजना शुरू हुई। योजना वाकई परिवर्तनकारी थी, गरीब को धुएं से निजात दिलाने वाली, लेकिन उन्हें गरीबी से निजात दिलाने वाली कोई योजना अब तक नहीं पहुंची। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामेश्वर तेली के ही जवाब में यह भी पता चला कि उज्ज्वला योजना शुरू होने के 5 साल में 4 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी ऐसे रहे जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि वो एक बार भी गैस सिलेंडर भरा सके। उनके पास उज्ज्वला का सिलेंडर तो है, लेकिन उसमें गैस नहीं, चूल्हे का धुआं है घर में। अब सरकार ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी 12 सिलेंडर्स की भरवाई पर दी जाएगी। लेकिन इस दयनीय स्थिति में भी तुर्रा ये कि बीजेपी सरकार के सांसद संसद भवन के भीतर तर्क देते हैं कि महंगाई है ही नहीं। गैस सिलेंडर हो गया, अब पेट्रोल डीजल पर आ जाते हैं। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में पेट्रोल के दाम 78 बार और डीजल के दाम 76 बार बढ़ाए गए। दिल्ली में जो पेट्रोल 2019-20 में 72 रुपए लीटर था, वो 20 जुलाई 2022 को बढ़कर 100 रुपए हो चुका है। यही हाल डीजल का है। 2019 में जो डीजल 65 रुपए का था, वो जुलाई 2022 में 92 रुपए का हो चुका है। खाद्य पदार्थों की बात करें तो 23 मार्च 2022 को लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ने खुदरा मूल्य वृद्धि पर सवाल पूछा था। 2021 में महंगी हुई वस्तुओं का ब्यौरा मांगा था। इसके जवाब में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लिखित में स्वीकार किया कि चीजों के दाम बढ़े हैं।
किस वस्तु का कितना दाम बढ़ा ये तो नहीं बताया, लेकिन जो चीज़ें महंगी हुई उसकी लिस्ट ज़रूर जारी की। वो आपके सामने है। चना दाल, मसूर दाल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति ऑयल, सोया ऑयल, सूरजमुखी का तेल, पाम ऑयल, टमाटर, चीनी, गुड़, दूध, चाय, नमक, सब कुछ महंगा हुआ। ये खुद सरकार ने लिखित में माना। लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद पूछ रहे हैं कि महंगाई कहाँ है, जबकि आम आदमी पूछ रहा है सब्जी कैसे खरीदें, महंगी है। सुनिए। लेने के लिए आए थे जी, बहुत महंगी सब्जी हो रही है। टमाटर हमें 30 रुपये, मतलब 40 रुपये किलो दे रहे। गोभी आए हैं 80 रुपये किलो, मटर 120 रुपये किलो, मिर्च 80 रुपये किलो मिल रही है। और ये आलू 100 की दड़ी दे रहे हैं। कितनी दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बरसात के लिए। बरसात के उसका पीछे तो भी सब्जी नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। गरीब आदमी बता क्या खाएगा, क्या जोड़ेगा, सब्जी का ही काम नहीं चलता है। आम आदमी तो बहुत परेशान है। बरसात का टाइम है जी, बरसात खूब हो रही, सब्जी पीछे से नहीं आ रही होगी तो रेट अपने आप ज़्यादा लगेंगे जी। आम आदमी के लिए खाना पीना बहुत दुर्भर हो रहा है जी। आम आदमी की इसी व्यथा पर विपक्ष लगातार हमलावर है। आज सरकार राज्यसभा में भी निशाने पर रही विपक्ष के। आप विपक्षी सांसदों को सुनिए, फिर सरकार का रुख करेंगे। एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी सर। पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है। सर कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। अब सर मैं देख रहा हूं क्रैडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक, आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिस पे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मनोज झा पालने से लेकर कब्र तक जीएसटी के होने की बात कहते हैं। हालांकि कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने साफ किया कि किसी भी तरह के क्रिमेशन पर कोई कर नहीं लगाया गया है, जो कि राहत की बात है। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि देश में मंदी का कोई खतरा नहीं है। आज मनोज झा के तर्कों का जवाब बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अपने तर्कों से दिया, उन्हें भी सुनिए। अब आप आइए, महंगाई की दर, आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजिए। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं। समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है, इसकी व्यापकता पे ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसमें पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन, एंड द सोर्स इज 23 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज। कभी बताइए आपको ज्ञात इतिहास में ध्यान हो, बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता लोग हैं हमारे विपक्ष में, जब उन्हें याद हो कि अमेरिका ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला हो, और उस खोलने के बाद कितना अंतर आया है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जुलाई 2022, वो ये कहती है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने के बाद भी 40 सेंट पर गैलन ही कम हुआ है। यानी समस्या कितनी व्यापक और गहरी है, उसे समझने के लिए यह आवश्यकता, बिल्कुल साहब टू द पॉइंट बोल रहे हैं। जब आप बात करने का प्रयास करते हैं तो समस्या कितनी व्यापक है उसको समझने का प्रयास करिए। चलिए, लोकसभा में सांसद जी कह रहे थे कि महंगाई है नहीं, राज्यसभा में कम से कम सांसद जी ने, जो उसी पार्टी के हैं, ये ईमानदार स्वीकारोक्ति तो की कि महंगाई है,
और फिर उसकी तमाम वजहें बताएं जिनसे आप सहमत असहमत हो सकते हैं। ये बात सही है कि महंगाई के कई कारण हैं, उन कारणों और उसके निवारण पर चर्चा हो सकती है, सरकार कदम भी उठा सकती है और हम ये भरोसा करते हैं कि उठा भी रही होगी, क्योंकि इस साल की शुरुआत से देश में महंगाई आरबीआई द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा से 6% जो है उसके ऊपर बनी हुई है और होनी चाहिए 4% के करीब। लेकिन अब सारी बातचीत 6% के आसपास ही होती है। जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% दर्ज की गई। खुदरा महंगाई दर मई में 7.04% रही, अप्रैल में 7.79% पर पहुंच गई थी। मतलब महंगाई अप्रैल के मुकाबले कम हुई है, लेकिन जो सूचकांक है मान्य तो स्पष्ट है कि महंगाई ज़्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून के महीने में थोक महंगाई की दर 15.18% रही। ये मई के 15.88% की तुलना में कम है, लेकिन साल भर पहले की तुलना में देखें तो महंगाई अभी भी ठीक ठाक ऊंचाई पर है। जून 2021 में थोक महंगाई की दर 12.07% रही थी। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई 2 किश्तों में रेपो रेट में 90 बेसिस अंक का इजाफा भी कर चुका है। साथ ही अप्रैल और जून की बैठकों में आरबीआई 2022-23 के लिए महंगाई के अनुमान को संशोधित कर 6.7% कर चुका है। 5 अगस्त को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक भी होने वाली। माना जा रहा है कि आरबीआई फिर से रेपो रेट में इजाफा करेगा ताकि नकदी को समेटा जा सके, महंगाई को काबू में लाया जा सके। सरकार और आरबीआई दोनों महंगाई कम करने में लगे हैं। विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तो अपने आंकड़े और अपनी राजनीति है। अब एक्सपर्ट्स को सुनिए। और मैं इस बात को शुरू से बोल रहा हूं कि अभी जो जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया, जो ये खाने पीने की चीजों को महंगा करने का बात की जा रही है, बच्चों का शॉर्पनर महंगा हो गया, हमारी कॉफी महंगी हो गई, बहुत इमोशनल तरीके से इस बात को बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल भी अपनी तरफ से इस निर्णय को 2-3 मीटिंग्स के लिए टाल सकता था, क्योंकि अभी महंगाई ऑलरेडी एलिवेटेड है। तो आप ऐसे में जब कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कि महंगाई को हवा देगा, तो वो लाजमी बात है वो चुभेगा। अगर इसको आप 2-3 मीटिंग्स, जब महंगाई 4-5% पे आ जाती, उस समय आप इस निर्णय को लेते कि आपकी टैक्स की चोरी हो रही है या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो जिन 2 कारणों से जिन आइटम्स पे रेट जीएसटी बढ़ाया गया है या लगाया गया है, क्योंकि चोरी हो रही थी, टैक्स इवेजन हो रहा था। जी हाँ, टैक्स इवेजन रोकिए, बिल्कुल रोकिए, पर मैं समझता हूँ 5 साल, जहां एक कहावत होती है जहां सत्यानाश व सवा सत्यानाश, अगर 5 साल तक टैक्स इवेजन होती रही तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अब अगर 2-3 मीटिंग्स और ये वेट कर लेता तो कम से कम महंगाई जब नीचे आती तो ये निर्णय लिया जाता। दूसरा, मुझे एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस विपक्ष के सारे तूफान में एक विडंबना दिखाई देती है, जो कि मुझे लगता है कई बार चर्चा भी हो चुकी है और मैंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि जीएसटी काउंसिल में एक बहुत डेमोक्रेटिक काउंसिल है, उसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं। तो उन वित्त मंत्रियों ने, अगर ये जो वॉकआउट पार्लियामेंट से किया जाता है, ये जो हंगामा किया जाता है वेल में आकर वगैरह वगैरह, जो कुछ ये सब आप जीएसटी काउंसिल में अगर वॉकआउट कर देते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। सरकार, विपक्ष और एक्सपर्ट की बात के बाद अब आते हैं देश के आम जनमानस की तरफ। जो जनता पिछली सरकारों में महंगाई पर उबाल मारने लगती थी, उसके बीच महंगाई को लेकर अब कैसा विमर्श होता है। महंगाई है तो सबको महसूस होनी चाहिए, सिवाय 3 प्रकार के लोगों के। पहले वो जिनकी कमाई महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, दूसरे वो जो दाम बढ़ने पर ज़रूरत घटा लें, और तीसरे वो जो इतने गरीब हैं कि उनके लिए महंगा सस्ता सब जैसे बराबर है। जीविका को लेकर संघर्ष है लगातार। इन 3 के अलावा जो लोग बचते हैं वो भी 2 खेमे में बटे हैं। एक वो जो सरकार के साथ हैं और दूसरे वो जो सरकार के खिलाफ हैं। जो साथ हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ कैसे बोलें, और जो विरोधी हैं उनकी बात तो 2 आधार पर खारिज हो जाती है कि तुम्हारे समय में भी तो महंगाई थी, तब क्यों चुप थे, और दूसरी ये कि तुम महंगाई नहीं सरकार का विरोध कर रहे हो। अब इतने सारी बंदिशें लग जाने के बाद जो बच जाते हैं वही आम नागरिक हैं। उनके सामने सवाल है कि ऐसी स्थिति में कहें तो किससे कहें और करें तो क्या करें। अब भी अगर किसी को महंगाई के मुद्दे के महत्वहीन हो जाने पर कोई जवाब चाहिए तो वो ये समझ ले कि भारत में महंगाई, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सामाजिक सुरक्षा विशुद्ध रूप से राजनीति शास्त्र के विषय हो चले हैं। पॉलिटिशियन इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का इस्तेमाल वोटर के बाजार में जैसे वोट की लिक्विडिटी घटाने या बढ़ाने के लिए करते हों। अर्थशास्त्री बेचारे टिप्पणी से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। आज के शो में इतना ही। अपना, अपनों का, अपनी अर्थव्यवस्था का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।